पे तो लगता है कि बुशरा ने हमारी फौजिया का हाथ फिरा। हाँ मैं क्या इस पे लग रहा है फौजिया का हाथ फिर गया इस पे। तुमने किया सर? हाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होम टास्क कर लिया सबने अपना अपना? आपका तो हो गया, बाकियों ने कितने ने किया है जो लेके आए साथ? काफी कर लिए माशाल्लाह। दे दो अपने अपने, सबमिट कर दो। कोई वहां से इकट्ठा कर ले, फीस सब जाके फिर वसूल कर लेंगे। आप इकट्ठी कर लें वहां। अपना अपना होम टास्क दे दें। जो हमने वो गाइड सिम्टम्स तैयार करनी है ना, फैमिली प्रिस्क्राइबर। क्या? हाँ मुझे पता है। पूरी दवाइयाँ बनाने से पहले, आपको देने से पहले काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तमाम दवाइयाँ दोबारा पढ़ के उन पर निशान लगाने हैं ब्रैकेट्स पे, फिर वो टाइप होती हैं, उसके बाद आपको मिल सकती है। नहीं बैक तो अलग चीज़ है, तो मेन ट्रंक के साथ ताल्लुक रखती है। एक्सट्रीमिटीज़ कहाँ से हो गई? एक्सट्रीमिटीज से मुराद टांगे और बाजू और उनके किनारे, उंगलियों के पोरों तक एक्सट्रीमिटीज हैं। तो पीर साहब कितनी हो गई हैं? आप मुझे दे दें सारे। आपको मैंने कहा वहाँ से कलेक्ट करके लेके आए, आप आराम से यहीं बैठे रहें। आओ जी नीमा दे दो। ये सब हो गए? ये किसने किया है? ये उर्दू में किया हुआ है? हाँ? अच्छा ठीक है माशाल्लाह। आपके पास टाइपिस्ट कोई नहीं है? घर में है तो सही। जी है। फिर उनको इस्तेमाल नहीं किया आपने? अगली दफा कर दें। हैं? अगली दफा कर दें। अच्छा मेरा ख्याल इसी दफा कर दें इसको, करवा लें इसको, फिर वापस करें दोबारा ठीक करके। हैं? अच्छा सलीम, इनको जो जो दवाइयाँ दी गई थी उसके मुताबिक एक क्लिप कर दो, उनके जवाब नाम लिख के, उसके बाद फिर मैं रीऑर्गेनाइज करूँगा। समझ गया ना? ये सब ले लो और जो दवाइयाँ जिसको दी गई थी, और ये फरज वाकर का केस है, एनाकार्डियम वाला। ये मतलब नहीं किसका, वो एनाकार्डियम की केस है, मुराद है उन्होंने ये तैयार किया है। सिर्फ एक, बाकी कहाँ है आपके? आपको तो और भी दिया था। हैं? अच्छा लो जी। मेरी भी 2 दवाइयाँ कंप्लीट है, तीसरी थोड़ी सी रहती है। आप अब यूँ करें कि मैंने तो क्लास के फौरन बाद कहीं जाना है। अच्छा जी। आप लोग यहाँ बैठे रहें जी। और सलीम को नाम लिखवा के एक पूरी लिस्ट तैयार करो। नाम लिखवा के ये बताएं कौन सी दवाइयाँ आपको मिली थी, अच्छा कितनी आपने तैयार करके वापस दे दी हैं, ठीक है। और कितनी आपके पास हैं। ठीक है? और ये दवाएं जो हैं बाकी सलीम, इनको देख के अगर ये अक्सर सारी दी जा चुकी हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, जो इसमें से रह गई हैं देने वाली वो तकसीम करा देना। जिनका ज़्यादा अच्छा काम है वो तो कईयों का अच्छा होगा, मगर जो मतलब डॉक्टर साहब हैं, हमारे हफीज़ भट्टी साहब, और भी जो शौक़ से लेना चाहें और ख़ुद अंग्रेज़ी में टाइप करवा सकते हो, उनको इब्तिदा में दे दो। है?
या इसको छोड़ो, तुम फैसला करना मुश्किल, जो कहें जिन्होंने काम करके दे दिया है, फारूक हुए, उनमें से कुछ को दे दो किसी रेफरेंडम। हम बेलाडोना पढ़ चुके थे या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। कहाँ तक पहुँचे थे? अच्छा, मेरा तो ख्याल है काफ़ी पढ़ चुके थे, कुछ रह गया था बाकी? जी, आंखों पर इसका असर होता है तो वाजिब होता है, तो छोटे फूल जाते हैं आंखें इसका। ठीक है, वो सारा वही जो आम नक्शा है उसी के मुताबिक आंखें, वो खास इस्तिस्ना नहीं। फिर मैंने ये कहा था कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं बहता, ड्राई वायलेंस होती है, और फिर अगर वह तो कुछ थोड़ा सा थिकिश ईट सा मादा या म्यूकस, गाढ़ी म्यूकस ये निकलते हैं। मगर आम जो नज़ले की है, सुर्खी के साथ गहरा नज़ला आँख का, वो यूफ्रेजिया का है। बेलाडोना और यूफ्रेजिया अपनी वायलेंस में और सुर्खी में काफ़ी मिलते हैं, लेकिन यूफ्रेजिया में वर्म इतनी नहीं होती, सुर्खी और शिद्दत पाई जाती है, लेकिन साथ पानी तेज़ बहता है, और इसमें पानी वानी नहीं बहता, बल्कि ड्राई वायलेंस है, और वर्म भी पाई जाती है, आंखों के इर्द गिर्द सोज भी पैदा हो जाएगी। असल में यहाँ से यूं था, यूं उल्टाया था। नक्सवामी का साउंड ऑफ फुटस्टेप्स ये दे चुका हूँ। नक्सवामी का जिंक दोनों नहीं, बेलाडोना से मुशाबहत या तो मुआजना के सिलसिले में। नक्सवामी का जिंक मैं तो बता हाँ, बता चुका हूँ ना, ठीक है। क्यूप्रम भी इनसे मिलती जुलती दवा है। असल में ये जो नक्स है, इसमें भी और बेलाडोना में भी क्यूप्रम के मादे पाए जाते हैं, और वो तशन्नुज की बहुत गैर मामूली असर वाली दवा है। यानी कॉपर से तशन्नुज पैदा होता है, इसलिए कॉपर से तशन्नुज जो है वो उन चीज़ों में भी पाया जाएगा जिन पौधों के रस में कॉपर का कुछ एलिमेंट मौजूद हो। जो इसके नक्सवामी का जिंकम वगैरह के की कीमिया हैं, उनमें क्यूप्रम के असर मिलते हैं। बेलाडोना भी, जिंक नहीं, नक्सवामी का, जिंक तो अपनी ज़ात में एक मेटल है अलग, नक्सवामी का और बेलाडोना, इसलिए इनकी मुशाबहतें क्यूप्रम से मिलती हैं। क्यूप्रम तांबे को कहते हैं ना, कॉपर अंग्रेजी है, उर्दू में तांबे की होता है क्यूपर। हाँ, और एक चीज भी होती है तांबे के अलावा उससे मिलती जुलती, वो क्या है? हाँ, नहीं, क्या? पीतल। हाँ, पीतल और तांबे में क्या फर्क है? नहीं, पीतल है क्या चीज? अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? चेक करें, क्या एलॉय लगता है ये? तांबे का एलॉय है, इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं तो पीतल बनता है? दो तीन धातें जब मिला के एक नई चीज बनाई जाए उसको एलॉय कहते हैं। तो पीतल गालिबन मेरा भी ही तस्वीर फौजी ने कहा है कि एलॉय लगता है ये, मगर किस किस चीज का एलॉय है अगर वो पता लग जाए तो फिर उसके होम्योपैथिक इस्तेमाल में भी मदद मिल सकती है। बेलाडोना में बिलअमूम हर बीमारी में यही दिखाई देता है कि आराम से फ़ायदा और हरकत से तकलीफ, मगर इसकी एक टांगों की अलामत
रस्टॉक से मुशाबे है। जब टांगों में तकलीफ होती है बेलाडोना से, तो सारी टांगें चूँकि भर जाती हैं, उससे बेचैनी होती है, उसको रिलीज़ करने के लिए वो चलता है और आहिस्ता आहिस्ता टहलने से कुछ टांगों की बेचैनी में कमी आती है। रस्का और इसका मैंने बता दिया था ना, पस्टिल्ला और एकोनाइट और बेलाडोना की तकलीफ़ें अमूमन ठंडे पाँव ठंडे होने से होती हैं और ऊपर की तरफ चलती हैं, और रस्टॉक्स में ऊपर से नीचे की तरफ हरकत होती है दिल मुंह, यानी नज़ला ज़ुकाम जो भी तकलीफ़ है, इस सर की तकलीफ़ वो सर से ऊपर के हिस्से से नाक वगैरह से शुरू होगी, नीचे उतरेगी और फिर रफ्ता रफ्ता जिस्म के निचले हिस्सों को भी मुतासर करती है। तो डायरेक्शन जो बीमारी की है ये भी बड़ी अहम है मरीज़ों को पहचानने में। फोटोफोबिया बता चुका हूँ पहले ही मैं, है? Inflammation of the optic nerve and retina, ये तो नहीं पता लग सकता किसी को, हमारे आम होम्योपैथ को जब तक टेस्ट ना हो किसका पता चल सकता है। रेटिना वो पीछा पर्दा है जिस पर आँख की तस्वीर बनती है, और नर्व ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो सारे पैगाम लेकर पीछे दिमाग को पहुंचती है। तो ये इलामत लिखी हुई है किताबों में, मगर आम रोज़मर्रा के ऑब्जर्वेशन के लिहाज से बेकार है, सिवाय इसके कि किसी डॉक्टर या अस्पताल से मरीज़ आपके पास आए और बताए आपको कि ये बीमारी है जिसका उनके पास इलाज नहीं। फिर बेलाडोना अगर वो क्रॉनिक ना हो और इब्तदाई दौर में से गुजर रही हो, उसका इलाज कर सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, वो नर्व के लिए क्या हमने बताया था, रग कह दें, असाबी रग जो है, जो एहसासात को लेकर चलती है, जिसमें बिजली की बरखी रौ चलती है और पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, और वहां जाकर फिर वो आज़ा समझ जाते हैं कि हमें क्या पैगाम दिमाग ने भेजा है। हर जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे से जो पैगाम दिमाग की जानिब पहुंचता है वो भी इन रगों के हिजान का मुहताज है। अब रगें महज एक हिजान में नहीं आती, बल्कि हर हिजान एक मुअय्यन सूरत रखता है। मसलन एक पिन चुभाया है आपकी उंगली को, तो दिमाग को यह पैगाम मिलेगा कि पिन चुभा है, अब उसको जोर से मारो, दबाओ, या ठंडा करो या गर्म करो या काटो, तो सब चीज़ें हिजान पैदा करती हैं नर्व्स में। लेकिन वो क्या निज़ाम है जो हैरत अंगेज़ बारीकी के साथ हर हिजान की अलग अलग तस्वीर बना रहा है, और दिमाग को हमेशा सही पैगाम मिलता है कि असल जो वाक़या हुआ है वहाँ उसके ये फीचर्स हैं। वो पिन प्रिक है या कांटा चुभा है और कितना गहरा गया है या काटा गया है या मारा गया है ठोक ठोक के, या सख्त सर्दी पहुंची है, सख्त गर्मी पहुंची है, वगैरह वगैरह। तमाम एहसासात, या यहाँ तक के पानी लगा है कि तेल लगा है, ये किस नौयत की खुरदरी चीज़ है या मुलायम चीज़ है, जितनी भी एहसास की मुख्तलिफ किस्में हैं ये दिमाग तक असाबी रगों के ज़रिए पहुँचती हैं, और असाबी रग में सिर्फ एक तमव्वुज पैदा होता है। वो तमव्वुज वहाँ जाकर एक जगह फिर उसको डिसाइफर किया जाता है दिमाग के हिस्से में कि इस तमव्वुज का मतलब क्या है, और इस बरक़्राफ़्तारी से ये काम होता है कि आप को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। वहाँ वाक़या हुआ और आपको दिमाग को पता लग गया, और उसी के साथ ही जवाबी कार्रवाई का हुक्म भी मिल जाता है, और जवाबी कार्रवाई का हुक्म वहाँ तक पहले यूँ पहुँचता है कि मुझे पता लग गया है, वी आर डूइंग समथिंग,
اور उसका पहला इजहार ये है, इसको रिफ्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, कि अगर गर्म जगह पर उंगली लगी है तो बड़ी तेजी से वापस जाएगी, वो वापस आप ही आप जा ही नहीं सकती। वो जब तक दिमाग को पैगाम मिलके दिमाग से दूसरा पैगाम जारी ना हो कि तुम अब फौरन वापसी की कोशिश करो, उस तक वापस नहीं हो सकती। तो पहला इमीडिएट पैगाम ये है। फिर दूसरा अपना जो नेचुरल डिफेंसेस हैं, जो इंसान के अंदर दिफाई निज़ाम मौजूद है, उसको हुक्म मिलता है कि कुछ करो। वो फिर अपने नुमाइंदे भेजता है वहाँ, खून के जरिए फौरी तौर पर हरकारे भेजता है कि जाके देखो तो सही वहाँ क्या वाक़या हुआ है। वो देखकर वापस पैगाम देते हैं कि इसका ये सूरत हाल है, ये इलाज होना चाहिए, ब्लीडिंग हो रही है, फौरी तौर पर ब्लीडिंग रोको। उस पर वो ग्लैंड्स जो ब्लीडिंग रोकने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने के जिम्मेदार हैं, वो सिक्रीशंस को छोटी सी केमिकल खून में दाखिल कर देंगे। उसके नतीजे में सारी हरकतें शुरू हो जाएंगी ब्लीडिंग रोकने के लिए, कोएगुलेशन का निज़ाम बढ़ जाएगा, वो दवाइयाँ जो जमाने के लिए चाहिए वो रिलीज़ हो जाएंगी, और वो सुकेड़ने के लिए मसल्स को वहाँ से हर किस्म के ज़रूरी दिफाई निज़ाम हरकत में आते हैं, अगर ये पैगाम मिले उसको। और अगर बैक्टीरिया दाखिल हो रहे हैं, वर्म से सूजन से और तकलीफ बढ़ रही है, अंदर कैपिलरीज फट गई हैं और खून जम रहा है, तो फिर ब्लीडिंग वाला पैगाम नहीं मिलेगा, दूसरा पैगाम मिलेगा। तो ये सारा असाबी रगों से ताल्लुक़ रखने वाला निज़ाम है। इसलिए जब नर्व्स का जिक्र आएगा, पहले हम लफ्ज़ तलाश किया करते थे, अब मैंने आपको समझा दिया कि नर्व्स क्या चीज़ हैं। तमाम पैगाम रसानी का बरक़ी निज़ाम जिस्म के अंदर नर्व से ताल्लुक़ रखता है, और इनको हम असाबी रगें कह सकते हैं, क्योंकि असाब उर्दू में एक मिला जुला सा लफ्ज़ है जो उज़लात पर भी इस्तेमाल हो जाता है। पट्ठे टूट गए, उसमें असाब के ऊपर इन मानों में कि नर्व्स ब्रेक डाउन हो गई हैं और असाब दुखते हैं, वहाँ नर्व्स दुखना मुराद नहीं बल्कि उज़लात दुख रहे हैं। तो असाबी रेशे की बजाय असाबी रगें ज़्यादा मौजू है। ऑप्टिक जो नज़र के बसारत की रगें हैं, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए और आँख के पर्दे पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बेलाडोना इब्तदाई हालत में मुफीद है। क्रॉनिक हो जाए तो फिर बेलाडोना फ़ायदा नहीं देगी। खुश्की भी इसका अमूमी हिस्सा है। खुश्की के नतीजे में जब वो उन जगहों पर मेम्ब्रेन्स फट जाएं और फिर कुछ पानी रिसे या खून रिसे, वो अलग बात है, मगर बुनियादी बेलाडोना का मिजाज खुश्क है। चेहरे पर इसका मुतफर्रक असरात हैं, उसमें स्पेज़म्स भी पैदा होते हैं। अगर नर्व के सेंटर यानी असाबी रगों का जो मरकज़ है दिमाग में, उसकी ख़राबी की वजह से कांपना शुरू हो जिस्म, या बहुत ज़्यादा वहाँ दबाव है खून का, मसलन बाज़ बीमारियों में हो जाता है, बेलाडोना में तो ख़ास तौर पर मिलता है, टाइफाइड में इसमें भी हज़ियान पैदा हो जाता है और कई चीज़ों में। उस वक्त ये नर्व सेंटर से दबाव कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, और इस किस्म के दबाव की वजह से जिस्म कांपने लग जाता है बाज़ दफ़ा, तो उसकी मौसर और फौरी दवा बेलाडोना है। इसकी प्यास भी बाज़ दफ़ा ब्राउनिया से मिलती है जो बहुत ज़्यादा, और जिससे तस्कीन नहीं मिलती, पीता जाता है आदमी पानी, और बाज़ दफ़ा आर्सेनिक की तरह ये खुश्क मुँह और थोड़ा थोड़ा पानी पीकर बेलाडोना का मरीज़ प्यास बुझाने की कोशिश करता है। आर्सेनिक से बेलाडोना की बाकी इलामतें उसको अलग कर देती हैं, पहचाना जाता है। ब्राउनिया से इसकी दूसरी इलामतें उसको अलग कर देती हैं, मगर यहाँ तीनों का इश्तराक है
मुंह की खुश्की और प्यास ख़ास किस्म की। बेलाडोना आर्सेनिक की प्यास के मुतालिक सब यही समझते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा पानी बार बार, हालांकि बाज़ दफ़ा आर्सेनिक में बड़ी खुली प्यास भी लग जाती है और बाज़ दफ़ा बिल्कुल गायब हो जाती है जलसीम की तरह। तो जब हम कहते हैं ये इसकी तस्वीर है, तो अक्सर मुराद ये है कि अक्सर सूरतों में जहाँ बार बार की छोटी छोटी प्यास हो, वहाँ आर्सेनिक की तरफ दिमाग जाना चाहिए सबसे पहले। लेकिन अगर आर्सेनिक की अलामतें हों और ये प्यास ना हो तो आपको रुकना नहीं चाहिए, फिर आर्सेनिक इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि दूसरी गालिब अलामतें इस तरफ इशारा कर रही हैं। ज़रूरी नहीं हुआ करता कि हर सिम्टम, हर जो इलामत है वो हर मरीज़ में और हर मरज़ में पूरी तरह ज़ाहिर हो जाए। अगर हो तो वो अमूमन आखिरी वक्त होता है। एक चीज़ इसमें है जिससे पता लगता है कि कुछ औरतों से भी बेलाडोना का मिजाज मिलता है। क्रेविंग फॉर लेमन्स, लेमन जूस, खट्टी चीज़ें, ये आमतौर पर औरतों में पाई जाती है, खट्टी चीज़ों की क्रेविंग। तो बेलाडोना में ये बड़ी नुमाया है। इसमें खुले असहाल नहीं लगते, पानी वाले बहुत खुले खुले, बल्कि फ्लूइड होते हैं मगर थोड़े थोड़े, और ये आर्सेनिक से मिलता है इस मामले में। आर्सेनिक में इसमें फ़र्क यह है कि आर्सेनिक के जो स्टूल्स हैं वो स्याही माइल होते हैं और उसमें दर्द और बेचैनी बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले पर। बेलाडोना के डिसेंट्री में बेचैनी नहीं है, मगर डिसेंट्री और डायरिया दोनों ही स्कैंटी, थोड़ा थोड़ा खारिज होता है मादा, लेकिन पतला, वाटरी नहीं बल्कि फ्लूइड आम जिस तरह लिक्विड होते हैं। हेमोराइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। यूरिनेट टू अर्ज टू यूरिनेट इज कांस्टेंट। ये अर्ज जो है ये कोई मुस्तकिल मिजाज का हिस्सा नहीं है इसका, ना इसका प्रोस्टेट ग्लैंड से कोई ताल्लुक है। प्रोस्टेट ग्लैंड को जो इमीडिएट अगर इन्फेक्शन हो और उससे ये वाक़या हो तो फिर बेलाडोना काम करेगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता प्रोस्टेट ग्लैंड जो कंट्रोल करता है पेशाब वगैरह को, यानी वो पेशाब वगैरह को तो कंट्रोल नहीं करता मगर उसकी पेशाब की नाली के इर्द गिर्द वो होता है। अगर वो सूज जाए तो नाली दब जाती है। नाली दब जाने की वजह से सारा पेशाब खारिज नहीं होता, थोड़ा सा पीछे रह जाता है और ये बढ़ते बढ़ते फिर बाज़ दफ़ा ब्लॉकेट पैदा कर देता है। फिर डॉक्टरों को दूसरे ज़राए से, मैकेनिकल ज़राए से पेशाब निकालना पड़ता है। ये जो है ये इसको कहते हैं गुद्दा खुदामिया उर्दू में, या उर्दू हिकमत की ज़ुबान में कहना चाहिए। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में बेलाडोना उस वक्त काम आएगा जब इब्तदाई इत्तफाक़ी हादसात के नतीजे में ये वाक़या हुआ हो, बाज़ चोटों से भी हो जाती है वरम। उस वक्त अगर प्रोस्टेट की अलामतें मिलती हों तो बेलाडोना इफ़ेक्टिव दवा है, लेकिन क्रॉनिक केसेस में नहीं है। मैंने आपसे कहा था बेलाडोना इस्तेमाल होती है एक्रोनाइट के साथ, गुर्दे में पथरी हो तो उस सूरत में बर्निंग की अलामत भी इसमें पाई जाती है। अगर पथरी को इसने रिलैक्स किया है तो फिर जो पेशाब आएगा उसमें बर्निंग भी पाई जाती है। बाज़ दफ़ा रेज़े रेज़े निकल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा अंदर जो ज़ख़म पहुँचे हैं उसके नतीजे में सारी नाली जलन महसूस करती है। बाज़ दफ़ा ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद अचानक उठती है उसकी अर्ज, जैसे यूं मुट्ठी बंद होकर ज़बदवा पड़ जाए। ये बेलाडोना में बड़ी नुमायां बात है, क्योंकि ये उस सारी नाली के स्पेज़म पैदा करने से ख़ास ताल्लुक़ रखता है। और एक होती है इलामत के पेशाब रुकता नहीं, वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता, और बच्चों के बाद बाज़ दफ़ा औरतों में ये बीमारी ज़ाहिर होती है। उसका इलाज
या कॉस्टिकम है या फिर काली खाब, निस्बतन आर्जी तकलीफ जो है वो कॉस्टिकम को तलब करेगी और उससे ठीक भी फौरन हो जाता है। अगर गहरी उजलाती कमज़ोरियां हैं जो फालिज से मुशाबे हो रही हैं और बढ़ रही हैं, तो उनमें काली खाब इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मुस्तकिल तौर पर औरत में ये कमज़ोरी पैदा हो जाए कि वो बर्दाश्त न कर सके, ये मसल्स का फालिज है असल में। अगर बच्चे की पैदाइश से ताल्लुक़ हो तो कॉस्टिकम का पहले फौरी तौर पर देना चाहिए और बाद में बद असरात को रोकने के लिए काली खाब। काली खाब दरमियानी पोटेंसी में 30 में अक्सर मैंने देखा है, मगर ज़रूरी नहीं 30 में, ऊपर भी करके देखा जा सकता है। कुछ नीचे तो कभी ज़रूरत नहीं पेश आई, लेकिन ऊपर मैं देता रहा हूँ, ऊंची में भी मुफीद है। लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में खुसूसन इब्तदाई जो होम्योपैथ हैं उनको 30 तक की तजर्बे रखने चाहिए। काली खाब ख़ास तौर पर ऊंचा देना ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें गाउट वगैरह आगे बढ़े हों तो काली खाब ऊंची ताकतें बड़े शदीद रद्द अमल पैदा कर देती है। तो और कुछ नहीं तो गाउट में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए काली खाब की। 30 से जब फ़ायदा हो जाए फिर रुक जाए फिर ऊंचा करें और शुरू में ही ज़्यादा ऊंची ताकत में न दें। ठीक है, वो मैंने उसको वापस नहीं लिए अल्फाज अभी तक, मगर मैं बता रहा हूँ कि जब काली खाब दें तो फिर भी ऊंचा ना दें, कार्बोवेज के बाद भी नीचे ही दें। कार्बोवेज बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि काली खाब के लिए मरीज को तैयार करने के लिए मुफीद काम करती है, उस सिलसिले में मैंने बताया था। और ये जो मैंने आपसे बात कही है कि इसका ताल्लुक है औरतों से ख़ास तौर पर, ये मटीरियल मेडिका में लिखा हुआ है कि औरतों को जब सर्दी लगती है, ख़ास तौर पर मर्दों को भी लेकिन ख़ास तौर पर औरतों को, क्योंकि व्हेन बिकमिंग ओल्ड और चिल्ड और इन वेरी कोल्ड एयर, ये 3 इलामतें हैं। औरतें बाज़ दफ़ा जब उम्र में बढ़ जाती हैं तो उनके लिए चूँकि बच्चे की पैदाइश बार बार है, उसके बद असरात आखिर के नुकसानात वो इकट्ठे होकर बड़ी उम्र में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसका ताल्लुक उसी से है असल में। तो उस वक्त अगर पेशाब ना रुकता हो तो काली खाब ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कैंट ने लिखा है डलकमारा और कॉस्टिकम। मेरा तजुर्बा ये है कि डलकमारा कॉस्टिकम इब्तदा में पहले कॉस्टिकम देनी चाहिए, और अगर वो फौरी असरात हुए हों फालिजी तो फौरी तौर पर दूर भी हो जाते हैं। इसने आगे मिला दिया है इन व्हेन चिल्ड और इन वेरी कोल्ड एयर, तो मिक्सअप हो गया है। मैं उसको खोल के आपको बता रहा हूँ कि क्रॉनिक केसेस जो हैं, जो बड़ी उम्र की औरतों में पाए जाते हैं, उनमें अगर फौरी तौर पर ज़ाहिर हो तो फिर कॉस्टिकम पहले दें। अगर रफ्ता रफ्ता बढ़ने वाली कमज़ोरी है तो कॉस्टिकम की बजाय काली खाब काम करेगी। डलकमारा उस वक्त देना है जब हवा में नमी बहुत हो और सर्दी भी हो, और कॉस्टिकम में नमी ज़रूरी नहीं है। ऐसी औरतें जो काली खाब चाहती हैं वो अमूमन थोड़ी सी इरिटेबल होती हैं, उनमें चिढ़ जाने का मादा ज़्यादा पाया जाता है। वो औरतें जो दबाव में आकर जज्बाती हो जाती हैं, रोने की तरफ रुझान हो जाता है और गैर मामूली तौर पर पिघलती हैं, उनके लिए पल्स्टिला है। बहुत से लोग बाज़ दफ़ा एक जैसी बीमारियों में पल्स्टिला और काली खाब का फ़र्क नहीं कर सकते। ये फ़र्क इसमें इस पहलू से भी है और ठंडे और गर्म होने के लिहाज से भी। काली खाब में बिलमूम पाँव बहुत ही ठंडे होते हैं, और ऐसा मरीज खा मर्द हो या औरत, उसको अगर काली खाब की इलामतें उसकी हिस्ट्री में मालूम हो आपको,
तो एक ही खुराक काली काप की उसको पाँव गर्म कर देगी, उसको ठीक कर देगी। ऐसी दवाएं जो गैर मामूली तौर पर हाथ पाँव को गर्म करने की ताकत रखती हैं, उनमें एक सोराइनम है जो चोटी की दवा है, एक सिलीशिया है, ये दोनों लंबे असर की दवाएं हैं, और काली काब, ये 3 दवाएं मैंने मुख्तलिफ वक्तों में इस्तेमाल करा के देखी हैं और अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी मरीज़ गर्म हो जाता है और उसको वो जो गैर मामूली तकलीफ है वो कम होना नहीं शुरू होती, रफ़ा ही हो जाए, एकदम रफ़ा होती है। और इलामतें अलग अलग हैं इसकी। पल्स्टिला में भी ये हो सकता है अगर पाँव हाथ जलते हों बहुत और पाँव ठंडे हों, तो इसलिए आपको फ़र्क समझ आने चाहिए। पल्स्टिला गर्म दवा मैंने कहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा काली काप से मुशाबे क्यों दिखाई देगी आपको कि पाँव दोनों के ठंडे हो सकते हैं, लेकिन काली काप में ये नहीं होता कि पाँव बहुत ठंडे और हाथ जल रहे हों। काली काप में पाँव ठंडे हैं, हाथ या ठंडे हों या ना हो, पाँव बहुत ठंडे हैं, और पल्स्टिला में वो गर्म जरूर होते हैं। कुछ ना कुछ इम्बैलेंस पाया जाता है। और बेलाडोना में क्या है? बेलाडोना में भी यही इम्बैलेंस है, पाँव बहुत ठंडे और सर बहुत गर्म। ये बेलाडोना का खास हिस्सा है। कोई मारूफ हिस्सा जो भी है, जहां भी वो है, वो गैर मामूली तौर पर गर्म हो जाएगा, आग लग जाएगी, और जो दूसरे हिस्से हैं बदन के वो ठंडे हो जाएंगे। लेकिन वो जो गर्मी होती है वो ठंड के नतीजे में बीमारियां जो पैदा होती हैं उनसे होती है। इसलिए जब मटेरियल मेडिका आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कई दफ़ा कंफ्यूजिंग होगा, कहीं लिखा हुआ ठंडा, कहीं लिखा है गर्म। मुराद यही है कि सर्दी से तकलीफ़ें आने का बहाना बन जाता है, तकलीफ़ें पैदा होने का बहाना बन जाती है सर्दी, और जब बीमारी हमला कर दे तो वो गर्म हिस्सा जो है उसको ठंड से तकलीफ नहीं होगी बल्कि फ़ायदा पहुंचेगा। अगर औरतों के रहम में लंबी बीमारी के तौर पर नहीं बल्कि किसी फौरी बीमारी के नतीजे में ओवरीज कंजेस्ट हो जाएं, रहम कंजेस्ट हो जाए और गैर मामूली तकलीफ और बर्निंग का बहुत एहसास हो कि अंदर जैसे आग लग रही है, उस सूरत में ये दवा बहुत अच्छी है। बर्निंग के एहसास में इससे ये काली काप से भी मुशाबे है। काली काप को मैंने ठंडा कहा था ना, लेकिन इसमें बर्निंग भी पाई जाती है। इस तरह नहीं कि पाँव ठंडे और हाथ गर्म, बल्कि इसकी बर्निंग स्पॉट्स में होती है। काली काप में गोल दायरों में किसी जगह एक पैच सा लगता है, बहुत गर्म हो गया है, और वो मारूफ पैच नहीं है। अब बेलाडोना को इसका देखें फ़र्क कितना वाज़ेह है। बेलाडोना में जो गर्मी है वो मारूफ हिस्से में, सोजे हुए मारूफ हिस्से में है। काली काप में बाज़ दफ़ा घुटने के ऊपर गर्मी का एक पैच महसूस होता है, बाज़ दफ़ा गुर्दे के पीछे महसूस होता है, बाज़ दफ़ा पेट पर कहीं, और ये अंदर की बीमारी की इत्तला देता है, खुद मारूफ नहीं है। ये अंदर की बीमारी की तकलीफ को बाहर जाहिर कर रहा है। तो बेलाडोना काली काप में वो जगह जो है वो बीमार नहीं है, वो जरूर अंदर की बीमारी का पता देती है। पेचिश में पेट पर अगर गर्म स्पॉट्स हों तो काली काप की तरफ तवज्जो जानी चाहिए, इसकी आदत है, इस तरह जाहिर करती है। गुर्दे में तकलीफ हो रही है तो बाहर सिर्फ दर्द ही नहीं, दर्द तो होती है सारे इलाके में, उस हिस्से में, मगर अगर गर्म पैच कोई पैदा हो जाए बड़ा नुमाया, तो उसमें आपको काली काप का सोचना चाहिए। लेकिन अगर गर्मी के साथ वो हिस्सा मारूफ भी हो, फूला हुआ हो, सोजन हो, तो फिर बेलाडोना की तरफ दिमाग जाएगा। बेलाडोना में यूट्रस की मैं बात कर रहा था, उसमें कंट्रैक्शन भी बाज़ दफ़ा बड़ी सख्त होती है इसमें, यानी यूट्रस जैसा मट्ठी मुट्ठी बंद हो जाए इस तरह सुकड़ता है बड़ी तेजी से, और ये दरअसल उसका तशन्नुज है। इस तशन्नुज के नतीजे में लाजमन दर्द होगी और अंदर बोझ बहुत ज़्यादा महसूस होगा,
और इसके साथ बाज़ दफ़ा कोपियस फ्लो ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, खुला खुला होता है बाज़ दफ़ा निस्बतन कम, लेकिन खून बहता है जिसके अंदर ब्राइट रेड होता है लेकिन क्लॉट्स भी होते हैं। और भी बाज़ इलाम बीमारियों में मैंने आपको बताया था, याद है, मिलीफोलियम में और फास्फोरस में भी, और क्लॉट्स यानी फास्फोरस में भी ब्लीडिंग और क्लॉट्स हो सकते हैं इकट्ठे, लेकिन ये सुर्ख हैं सब। सबाइना पढ़ा दी आपको मैंने, सबाइना। फिर जब सबाना आएगा फिर मैं इस फ्लो में दोबारा बात करूंगा। एबॉर्शन के नतीजे में जो ब्लीडिंग शुरू होती है, क्योंकि एबॉर्शन में कुछ वायलेंस पाई जाती है अचानक, इसमें सबाइना भी, वो मैं बाद में तफसील से बताऊंगा, बहुत अहमियत रखती है। मगर बेलाडोना उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए अच्छी दवा बताई जाती है, खा वो पहले हो खा बाद में हो। अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन हो तो उसमें बेलाडोना भी असर दिखा सकती है, मगर निस्बतन ज़्यादा गहरी दवाइयाँ दरअसल चाहिए, उनमें एक सबाइना भी है, वो मैं बाद में आपको सबाइना पे बताऊंगा। लेकिन हेमरेजेस खासतौर पर जो बेलाडोना में बाद में होते हैं, मसलन पैदाइश के बाद या कन्फाइनमेंट के दौरान जो हेमरेजेस शुरू हो जाते हैं, उनमें बेलाडोना अच्छी है। इसमें बिलुमूम दाईं तरफ बीमारी का रुझान ज़्यादा है, इसलिए ओवरी में जहाँ शदीद तशन्नुज और गर्मी का एहसास होता है, उसमें दाईं तरफ निस्बतन ज़्यादा इम्कान है बाईं की निस्बत। और बोझ में और इंगॉर्जमेंट्स में ज़ाहिर है कि नीचे की तरफ यूट्रस गिरता हुआ महसूस होता है, और अगर इसको वक्त पे दवा दी जाए तो वाक़तन प्रोटीन प्रोलैप्स जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाता है। वर्ष जार याद रखें, गर्मी, वर्म, बोझ, तो इससे आप अक्सर बेलाडोना की बीमारियों को पहचान लेंगे। वक्त पर देने से उनका क्रॉनिक होना रुक जाता है, उसका एहतमाल ख़त्म हो जाता है कि वो ठहर जाए और क्रॉनिक हो जाए। वो प्रेग्नेंट वुमेन जहाँ थ्रेटेंड एबॉर्शन होती है, अगर वो हसास जूद हिस्स हों आवाज़ों और स्टेप्स वगैरह पे बिलअमूम, तो उनमें बेलाडोना बहुत इफेक्टिव प्रिवेंटिव है एबॉर्शन का। अगर अमूमी इलामतें बेलाडोना की पाई जाएं और अमूमन औरत एबॉर्ट कर देती है, अगर वो इन चीज़ों में सेंसिटिव हो, उसके असाब जूद हिस्स भी हों, उसके गर्मी के तजर्बे भी हों, उसके जलन के एहसास पैदा होते रहे हैं, और रश करता है ब्लड, ये अगर अमूमी मिजाज हो तो उसमें बेलाडोना बहुत इफेक्टिव प्रिवेंटिव है उसके लिए, एबॉर्शन की आदत को तोड़ने के लिए। और अगर ज़ाहिर इलामतें हो जाएं शुरू में दे दो तो रोक भी देता है। इसकी आवाज़ और गले की नालियों के साथ भी बैन ही यही इलामतें ताल्लुक़ रखती हैं, जो मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा तफसील की ज़रूरत ही नहीं। लेरिंग्स में अचानक बीमारी पैदा होती है, साथ उसके तशन्नुज, आवाज़ बाज़ दफ़ा अचानक बैठ जाती है। आवाज़ अगर अचानक बैठे तो इसमें कॉस्टिकम की तरफ भी ख्याल जा सकता है, बेलाडोना की तरफ भी। कॉस्टिकम में अचानक ठंड लगने से उजलाती फालिज हो जाते हैं और आवाज़ का भी फालिज हो जाता है, और इसमें बेलाडोना में खून के गैर मामूली दबाव की वजह से वहाँ प्रेशर्स डेवलप हो जाते हैं। अगर से मुस्तकिल फालिज नहीं होता मगर होता अचानक है, तो बेलाडोना की इलामतें अपने खून के दबाव और नुमाया तौर पर गर्मी से पहचानी जाएंगी। कॉस्टिकम में ये इलामतें नहीं मिलती। एक दफ़ा मुझे याद है, वक्त रब्बा में मैं जा रहा था इसकी तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ, तो हमारी उस दिन में मस्जिद अक्सा की मीटिंग हो रही थी कोई, उसको जब एक्सपेंड करने का वक्त था ना, तो वहाँ रास्ते में रेलवे लाइन पर एक बेचारा आदमी मिला, वो मोची था, मजदूर था कोई गरीब,
उसने मुझे हाथ देकर रोका, आवाज़ नहीं आ रही, गलगों तो मैंने उसको, उस ठंड सर्दियाँ थी, उसको मैंने फ़ौरन लिख दिया वक्फ़े जदीद में जाओ और कॉस्टिकम की एक खुराक ले लो 1000 ताकत में। और उसी दिन शाम को या दूसरे दिन वहाँ से गुजरा तो वो मुझे आवाज़ दे के, बड़ी ऊंची आवाज़ से कि देखो जी ठीक ठाक हो गया। तो एक ही खुराक कॉस्टिकम की दी थी, वो अल्लाह के फजल से फ़ौरन आवाज़ वापस आ गई। तो ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये मौसम कैसा है, तरस से क्या लगता है, उस पर कोई वायलेंस के आसार वैसे नज़र नहीं आ रहे थे। तो अचानक गला बैठा है, सर्दियाँ थी, मैंने कहा खुश्क सर्दी लगी है बस, और कोई बात नहीं। तो इस तरह आप पहचान लें अगर मिजाज, तो आपको ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मरीज को देखते हैं फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस्म का मरीज़ है, एक दो बातें बताने से उसके पता चल जाता है। मगर ये जल्दी जो है पता चलने की, ये आपकी लंबी मेहनत के नतीजे में पैदा होती है, ये अचानक नहीं पैदा हो सकती। और लेक्चर सुनते हैं या सुनती हैं तो बार बार फिर उनको पढ़ें या सुनें, यहाँ तक कि वो आपके मिजाज में दाखिल हो जाएं, आपको पहचान फौरन हो। किसी कोई दोस्त मिले, कोई देर के बाद मिले, चाहे आपको जोर तो नहीं लगाना पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह। कभी कभी होता है कि एक चेहरा आशना है लेकिन पता नहीं लग रहा, मगर अक्सर एकदम कोई 50 साल पहले का भी आ जाए दोस्त तो आप फौरन पहचान जाते हैं। तो इसलिए उनको दोस्त बना लें, दवाओं को इतना दोस्त बनाएं कि जहां भी उसकी शक्ल नजर आए फौरन ज़हन में उभर आए। फिर आपको उसके लिए वहां बैठकर घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले सालों मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त बनाना आसान काम नहीं, काफी वक्त लगता है, आना जाना, कुछ ताल्लुकात बढ़ते हैं, बार बार का मिलना, उसके बगैर कैसे बन सकता है। तो होम्योपैथी में दवाओं से दोस्ती निहायत जरूरी है, इतनी फेमिलियरिटी कि रोजमर्रा घर के आने जाने वाला बन जाए। ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ जी। बाज लोग हैं जिनकी आवाजें अभी कुछ बड़ी मोटी वो बोलते थे, बारीक चीख निकलती है। और ये अगर वक्ती हो तो बेलाडोना बहुत अच्छी है, लेकिन बाजों को क्रॉनिक हो जाती है। पुराने जमाने में इश्तिहार छपा करते थे कि एक गोली आवाज खुशकुन की दवा है, तो लोगों को बड़ा शौक होता था गाने का, वो फिर वो खुशकुन गोली लेते थे। एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने खुशकुन दवा मंगवाई, खुशकुन आवाज दवा मंगवाई और एक गोली में रखी। उनका अपना बयान था कि गोली अंदर और आवाज बाहर। और उसके बाद सारी उम्र बेचारों की ये मुसीबत रही, पता नहीं क्या उस जालिम ने क्या डाला हुआ था, कभी आवाज मोटी कभी पतली, कभी मोटी कभी पतली। और एक हमारे और बुजुर्ग थे, वो साबी थे सुरगोदे के, उनकी यही तकलीफ थी, लेकिन वो क्रॉनिक थी। तो क्रॉनिक में ये काम नहीं आएगी। क्रॉनिक में फालजी इलामात, इसका एक फालज होता है मुकम्मल, उसमें तो आवाज बंद हो जाती है। एक है प्रीसिस, जिसमें पार्शल पैरालिसिस होता है, बाज हिस्से का और किसी को हिस्सा बच गया है या सब पर कमजोर फालज है। उसमें बाज दफा थोड़ा सा बोलने पर कभी आवाज उसमें जान पड़ जाती है, कभी जरा एकदम जान निकल जाती है। तो ये जो कैफियत हैं ये आवाज को बहुत मोटा और बहुत पतला भी बना देती हैं। बेलाडोना में अगर ये आर्जी तौर पर हो तो बहुत इफेक्टिव है। इसमें लेटने के बाद रात को खांसी ज्यादा बढ़ती है और स्पेज़मोडिक है, और बाज़ दफा बार्किंग कॉफ कहते हैं इसको, कुत्ते की तरह की आवाज खौक खौक करके निकलती है, लेकिन इसमें लेटने के बाद ज्यादा होती है। हो सकता है लेटने के बाद छाती पे वहां खून इज्तिमा हो जाता हो,
सोने के बाद जो खांसी होती है उसमें कौन कौन सी दवाएं आपके जहन में आती हैं? हैं? लेकेसिस एक दवा है जिसकी खांसी अमूमन सोने के कुछ देर के बाद शुरू होती है। फेरोफास में भी है ज्यादा, लेकिन एक और दवा है जो मैं आपको बताता, यूफ्रीजिया। यूफ्रीजिया अगर नजलाती असरात से साथ साथ खांसियां शुरू हों तो उसमें यूफ्रीजिया में ये अलामत नुमाया है कि चूंकि उसकी आंख का पानी तेजाबी है और गले का पानी तेजाबी नहीं है, जब वो लेट जाता है तो आंख का पानी पीछे गिरने लगता है। उसके बाद वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर इतनी सोजिश पैदा कर देता है कि खांसी शुरू हो जाती है। तो दिन भर आराम रहेगा और लेटा और कुछ देर के बाद आंख खुल गई खांसी से। कुछ देर के बाद खांसी से आंख खुलना लेकेसिस का भी हिस्सा है, क्योंकि हर नींद में लेकेसिस की बीमारियां बढ़ती हैं। और बाज बच्चों को बाज दफा रात को खांसी शुरू होती है और लगता है कि सोने के नतीजे में हुई है, क्योंकि वो जरा जल्दी सोते हैं, लेकिन दरअसल बाज दवाइयों में 11 बजे शाम की रात की एग्रेवेशन शामिल होती है। कैलकेरिया फॉस में भी ये 11 बजे की एग्रेवेशन मौजूद है। इसलिए ये देखना पड़ता है। बिस्मत में भी रात 11 बजे की, बेरियम में, बिस्मत में 11 बजे की एग्रेवेशन होती है ना? क्यों जी, याद है किसी को? चेक करें। ब्रोमीन हैं? ब्रोमीन ब्रोमीन, ब्रोमीन, बिस्मत नहीं, ब्रोमीन। ब्रोमीन है जी, याद आ गया, ठीक है। ब्रोमियम में रात 11 बजे की एग्रेवेशन है। तो जो भी बच्चा 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे सो जाएगा, उसको अगर 11 बजे तकलीफ शुरू हो और पहले 2-3 घंटे सोया है तो लेकेसिस नहीं है, ना ही वो यूफ्रीजिया है। यूफ्रीजिया तो अपने वैसे ही अलामतों से पहचानी जाएगी। वो दवाएं हैं जिनका 11 नींद से नहीं 11 बजे से ताल्लुक है, और उसमें ब्रोमियम चोटी की दवा है। खासतौर पर अगर दमे का हमला रात को 11 बजे के करीब ज्यादा हो जाए, उसमें ये बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि ब्रोमियम का और क्या खसूसियत है जिससे ये पहचाना जाता है? इसको नमी और समुद्री हवा से आराम आता है बजाय तकलीफ बढ़ने के। नेट्रम को तकलीफ बढ़ती है, यानी सोडियम सॉल्ट जो है उसमें ये बात है कि अगर समुद्री हवा हो या नमकीन हवा हो, उसको नमकीन कहते हैं, होती तो नहीं नमकीन, लेकिन कुछ बुखारात जो मिलते हैं उसमें थोड़ा सा नमकियात पाई जाती हैं। बहरहाल अगर समंदर के कुर्ब में किसी के दमा बढ़ता हो, उसमें नेट्रम म्योर भी एक अहम दवा है, और नेट्रम सल्फ भी, जो याद रखनी चाहिए। इनको अगर खुश्क इलाकों में चले जाएं तो निस्बतन आराम रहता है। अगर कोई लाहौर का, मुल्तान का रहने वाला कराची आया और दमा हो जाए, उस वक्त आपको ब्रोमियम जरूर याद रखनी चाहिए। बेटर सीसाइड एंड व्हाट? अच्छा, तो क्या फर्क क्या करेंगे आप? तो फिर क्या फायदा बताने का? जो चीज हमें पता है वो जो पहचानी जाएगी वो तो मैंने बता दी। जहाँ पहचानी कुछ नहीं हो सकती तो क्या फायदा कंफ्यूज करने का? जो बेशक लिखाओ, मैं वो सारी बातें काटता जाता हूँ यहाँ से, और अगर लिख भी दूं तो आपको बताता हूँ कि ये बेमानी सी बात है, आपको इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। समझ जाए ना? बेलाडोना में खांसी में दर्द बहुत पाई जाती है। सल्फर भी, हेपेसल्फ में भी, ब्रायोनिया में भी, फास्फोरस में भी ये हिस्सा नुमाया है कि खांसी में अमूमन दर्द ज्यादा पाई जाती है। बेलाडोना आर्जी दवाओं में है, मगर अकोनेट की तरह आर्जी नहीं है, बल्कि प्लूरिसी वगैरह में काफी इफेक्टिव है। अगर शुरू में इसकी इलामतें पहचानी जाएं
تو اس قسم کی جو چھوٹی ڈیوریشن کی بیماریاں ہیں نیمونیا پلوریسی وغیرہ ان کو برف دیا جائے تو یہ سنبھال لیتی ہیں ان کو بہت شارٹ ایکٹنگ نہیں ہے اگر رومیٹزم جوائنٹس میں ورم پائی جائے اگر اچانک پھولیں اور وہی وائلنس جو میں نے بتائی ہے تو بیلاڈونا اس میں فائدہ بھی فوراً دیتی ہے پھر عموماً رومیٹزم میں اثرات دواؤں کے اثرات بہت آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں اور بہت تیز کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے اگر بیلاڈونا کام صرف اسی وقت کرے گا جبکہ بیلاڈونا کی علامتیں پائی جائیں کسی وجہ سے خون کا رش ہوا ہے اور ان کے نتیجے میں جوڑ پھول گئے ہیں تو ان میں ورم باہر بھی دکھائی دے گی گرمی کا احساس نمایاں ہوگا تپکن ہوگی دھڑکن ہوگی بیلاڈونا کی چند خوراکیں اس تکلیف کو لمبا ہونے سے بچا لیتی ہیں یہ جو میں نے جوائنٹس کہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب جوائنٹس میں اکٹھی ہو کسی ایک جوائنٹ میں بھی کبھی گھٹنے میں کبھی کلائی میں کبھی کسی جگہ ٹانگوں میں کریمپس اس کا خاص حصہ ہیں کریمپس تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں اس میں لیکن بچوں میں جو پرخون ہو اگر ٹانگوں میں کریمپس کا رجحان پایا جاتا ہو تو اس میں یہ اچھی ہے یعنی تشنج کریمپس کا مطلب ہے تشنج اس کو ہم لوگ میرا خیال پٹھا چڑھنا بھی کہتے ہیں پٹھا چڑھ گیا وہ تشنج ہی ہے دراصل میں ہمارے دماغ میں تصویر آتی ہے کہ ایک پٹھا یہاں سے آیا وہ دوسرے کو چڑھ کے الجھ گیا ہے احساس یہی ہوتا ہے مگر وہ اصل میں اسپیزم سے کنورشن سے ہوتا ہے اصطلاحیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بیلاڈونا کے متعلق لکھا ہوا ہے اوپیستھوٹونوس تشنج پایا جاتا ہے ایمروستھوٹونوس نہیں پایا جاتا اب آپ پڑھیں گے تو مصیبت پڑ جائے گی کیا ہے یہ مشکل پڑھنا بھی مشکل ہے لفظ کا بیلاڈونا میں تشنج عام زبان میں یہ ہے کہ پیچھے کی طرف سر کو کھینچتا جاتا ہے اور سامنے کی طرف نہیں ہوتا تو ان دو اصطلاحوں میں بس اتنا سا فرق ہے تشنج ایسے مسلس کا جو جسم کو پیچھے کی طرف کھینچے اور جو سامنے کی طرف گرائے اس میں اور دوائیں ہیں پیچھے کی طرف بیماری کھینچنے کے لیے مشہور چوٹی کی دوا کون سی ہے بیلاڈونا کے علاوہ کوکس کیکٹائی کوکس ہے جو پیچھے کی طرف اکڑاتی ہے یوں سارے بدن کو اور بعض اس میں مرگی کے مریضوں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کوکس مفید ہوتی ہے ایپس میں بھی وائلنس ہے ایپس میں بھی گرمی ہے یعنی شہد کی مکھی کے کانٹے میں اور سوجن ہے تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے ایپس وانٹس ٹو بی کول وانٹس ٹو بی انکورڈ بیلاڈونا وانٹس ٹو بی وارم وانٹس اے وارم روم اب یہ خاص ایک فرق بتایا گیا ہے بیلاڈونا میں چونکہ باقی جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے وارم روم کا اور کور ہونے کا زیادہ پیشنٹ مطالبہ کرتا ہے صرف معروف حصہ گرم ہے جب باقی جسم ٹھنڈا ہوگا تو چاہے گا کہ کپڑا لے اور گرم کمرے میں آئے اور ایپس کا سارا بدن جلتا ہے اور کسی قسم کی گرمی برداشت ہی نہیں
بلکہ بعض دفعہ اگر اس کو آگ کے سامنے ایسے مریض کو بٹھایا جائے تو تشنج شروع ہو جائیں گے. بچوں کو بڑی شدید بیماری ہو جاتی ہے, اور خاص طور پر بچوں میں احتیاط بتائی جاتی ہے کہ نہ اس کو کبھی, جس بچے میں تشنج ہو پہلے تحقیق پوری کر لو کہ کس چیز کا مریض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گرم پانی سے میں غسل دے دو, اگر ایپس ہوگا تو اسی غسل میں مر بھی سکتا ہے, کیونکہ تشنج اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ نالیاں بھی بند کر دیتے ہیں, سانس کی خون کی نالیاں بھی بند کر دیتے ہیں. تو یہ پہچان ہے دونوں کی. کئی چیزوں میں مشابہت ہے, مگر نمایاں پہچان ایپس کا مریض سارے کا سارا گرم اور ہر وقت ٹھنڈ کا طالب ہے, اور بیلاڈونا کا مریض اکثر جسم کا حصہ ٹھنڈا, اس لیے گرمی طلب کرتا ہے. ریش بھی ان دونوں دواؤں میں پایا جاتا ہے. جسم کے اوپر چھپاکی بعض دفعہ نکلتی ہے, اس کو ریش کی قسم ہے ایک, اور اس میں بھی چھپاکی نکلتی ہے, ایپس میں بھی, اور پسٹیلا میں بھی نکلتی ہے. تو جو چھپاکی والی دوائیں ہیں ان کی تصویر بڑی واضح ذہن میں رہنی چاہیے. ربوہ میں ایک دفعہ دورہ ہوا تھا چھپاکیوں کا, تو میں نے اس پہ پسٹیلا بیلاڈونا ملا کر ایک کمبینیشن بنایا تھا جو کافی مفید رہا تھا, کیونکہ میں بیٹھ کے وہاں الگ الگ وقت نہیں تھا کہ ہر مریض کو الگ کر سکوں. تو جسم کے اوپر جو ریش قسم کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اچانک, ان کا ایک تو یاد رکھیں بعض دفعہ معدے سے تعلق ہوتا ہے. اگر معدے خراب ہوں اور اس کے نتیجے میں ہو تو پسٹیلا, نکس وامیکا وغیرہ یہ اس میں کام آتی ہیں. ایناکارڈیم بھی ان دواؤں میں سے ہے جو کام آ سکتی ہیں. عام پہچان کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی خاص ریش نمایاں نہ ہو, بہت موٹے موٹے دھپڑ نہ ہو, تو فاسفورس بہتر ہے انہی علامتوں کے ساتھ. فاسفورس میں بھی آپ کو یاد ہوگا گرمی بھی ہے اور ورم بھی ہے. اور اگر ریش موٹی اور بڑے بڑے بلوچز کی صورت میں ہو اور گرمی کی علامت ہو تو ایپس اس میں نمایاں ہے. بیلاڈونا کی ریش میں بے ترتیب موٹے موٹے دھبے نہیں پائے جاتے, بلکہ عمومی طور پر چمکدار سی ریش ہے اس کی. ایپس سے یقیناً اس کی ریش کم دائرے کی ہوگی, لیکن ورم اس میں ایپس کی طرح ہی ہوگی, لیکن ایک خاص چمک ہے اس کی جو ایپس سے ممتاز کرتی ہے. اور عمومی پہچان جو میں نے بتائی تھی اس کے ذریعے سے پہچانی جائے گی. پسٹیلا میں پیاز کی کمی ہے اور ریش نسبتاً باریک ہے, اور نسبتاً سے مراد ہے ایپس کے مقابل پر, اور گرمی کی علامتیں ان ایون بیلنسز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایپس سے صاف پہچانی جاتی ہے, پاؤں گمبے سے میں نے بیان کیا, یا پاؤں جل رہے ہیں یا ہاتھ جل رہے ہیں, اور مزاج الگ الگ ہے. ایپس کا مزاج میں غصے والا ہے, چڑچڑا ہوتا ہے, اور پسٹیلا کا مزاج رونے والا ہے. اس لیے بہت سی باتیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک مریض آتا ہے, اس کی بات کرنے سے پتہ لگ جائے گا کہ نرم ہے یا تیز مزاج کا ہے, اور اچانک ایک دوائی کا گروپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ریشز کی جو ظاہری صورت جلد پر ظاہر ہوتی ہے اس سے بھی مدد ملتی ہے, مگر اس کے علاوہ اور بھی چیزوں سے مدد لینی پڑتی ہے. صرف ریش کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس دوا کی طلب ہو رہی ہے. بعض دفعہ اور بھی علامتیں ہیں جو مددگار ہو جاتی ہیں. مثلا فاسفورس میں نے بتایا تھا, اس کی بھی ریش ہے. فاسفورس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ سخت ٹھنڈی پانی کی طلب, لیکن معدے میں جو ہی گرم ہو جاتا ہے معدہ اس کو اچھال دیتا ہے. ایتھوزا سے بھی کچھ ملتی ہے یہ علامت.
लेकिन वैसी दूसरी चीज़ों में साफ फर्क है, नुमाया पहचाना जाता है। अगर रैश हो और मैदा इन्वॉल्व अक्सर होता है छपाकी वगैरह में, उसमें ये अलामत हो कि सख्त ठंडा बर्फ वाला पानी बच्चा मांगता है और पी के थोड़ी देर के बाद उल्टी कर देता है, तो यकीनन फिर वो फास्फोरस है, इससे वो पहचाना जाएगा। बाज़ दफ़ा एक बेताल्लुक सी चीज़ से एक निशानदेही हो जाती है। आरम जो है वो बहुत अच्छी दवा है छपाकी वगैरह में, तो आरम ट्राइफिलम, आरम म्योर नहीं, उसकी स्पेलिंग अलग अलग हैं। औरम है एक, उसका तलफ़्फ़ुज़ है औरम, ये गोल्ड है और AURUM लिखा जाता है, और एक है आरम, मैं आरम कह रहा हूं इस वक्त, जो ARUM है, ये वो सोना नहीं है। तो आरम ट्राइफिलम कहलाता है, ट्रिफिलम कहलाता है, ट्राइफल, हाँ जी। और वो औरम जो है वो मेटेलिकम कहलाता है, उसके साथ MET लिखा होगा, यानी मेटल है ये, और ये TRIF लिखा होगा, जिसका मतलब ये दूसरा औरम है, आरम है ये। आरम इसमें बहुत मुफीद है छपाकियों में, लेकिन आरम में अजीब है कि नाक के ऊपर खुजली बड़ी होती है, ये पिक कर, होंठों को भी पिक करता है, यहाँ भी अमीन नोचेगा, नाक को भी नोचेगा, होंठों को भी नोचेगा। ये खास उसकी अचवी है होंठों और नाक के इर्द गिर्द, जो आरम को दूसरी दवाओं से मुमताज कर देती है। इसलिए आप किसी को देखें छपाकी का मरीज है, किसी सवाल की जरूरत नहीं, और वो यूं कर रहा है तो सीधा आरम दे दें उसको और घर वापस आ जाएं, ठीक है। और अब घर वापस जाना ही ये कहते हैं कि वक्त खत्म हो गया। इसलिए डुओडेनल अल्सर्स में भी ये मुफीद है। अल्सर्स नहीं, अगर कटार हो और नजलाती असर हो, तो आज खत्म ही कर देते हैं इसको। कैलकेरिया का इससे बहुत ताल्लुक है, बता चुका हूं मैं आपको। बेलाडोना जहां काम करना छोड़ देगा, वहां कैलकेरिया की बारी आ जाएगी, या और किसकी, सल्फर की। तो बाज़ दफ़ा बेलाडोना एक जगह से आपको सल्फर में ले जाता है, सल्फर फिर कैलकेरिया में जाती है। तो कैलकेरिया कार बहुत अहम दवाओं में से जंक्शन है। ये बहुत सी जगहों का जंक्शन, यहाँ से दवाएं होकर, जैसे गाड़ियां गुजरती हैं ना जंक्शन से, वो कैलकेरिया कार से होकर गुजरती हैं, ठीक है। लेकिन सल्फर अगर आप कैलकेरिया कार के बाद दे दें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। याद रखें, इसकी जो लाइनें हैं वो दोबारा सल्फर में नहीं जाने देंगी, फिर एक और स्टेशन से वापसी करनी पड़ती है जिसका नाम लाइकोपोडियम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अब कल इंशाल्लाह दूसरी दवाएं शुरू।